हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक। तो आज यार हम कवर कर रहे होंगे 12th का जो चैप्टर 3 है उसका लास्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट 4। लास्ट वाली वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम और बाकी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की थी रिलेटेड टू कोपिंग स्ट्रैटेजीज एंड कोपिंग टेक्निक्स, राइट। तो today we will be completing this chapter 3 of your 12th NCERT meeting life challenges, and we will be discussing about the stress management techniques और healthy living techniques, right। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, क्विकली हम कवर कर लेंगे, तो डोंट वरी, कल का आप लोगों का एग्ज़ाम कवर हो जाएगा इससे। एंड लिंक में मैं नोट्स की जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स की जो लिंक है वो भी प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप उससे भी गो थ्रू कर लीजिएगा, राइट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले वील कवर द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं कि कौन सी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है जिसमें आपकी बुक्स में डिस्कशन हो रखा है जिसके बारे में, राइट। यू कैन सी अ लॉट ऑफ देम, ठीक है। काफ़ी सारी टेक्निक्स होती है जिनको यूज़ करके हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपकी रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अब रिलैक्सेशन टेक्निक्स में बेसिकली क्या होता है कि ये जो टेक्निक्स हैं ये हमें हेल्प करती हैं टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। जो हमने स्ट्रेस के सिम्टम्स पिछले वीडियोस में पढ़े थे, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, इमोशनल सिम्टम्स हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स हैं, उन सारे सिम्टम्स को रिड्यूस करने में ये टेक्निक्स हेल्प करती हैं, राइट। और जो स्ट्रेस की वजह से हमें इलनेस हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकते हैं, उसके चांसेस को भी रिलैक्सेशन टेक्निक्स डिक्रीज़ करती है। अब बात आती है कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती कैसी हैं, राइट। उसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे यू आएगा, ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि बेसिकली ये जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है, जैसे कि डीप ब्रीदिंग होगी, राइट। हम लोग जब बहुत ज़्यादा कभी कभी स्ट्रेस में होते हैं या बोला जाता है कि एग्ज़ाम देने से पहले थोड़ी सी एक लंबी सांस भर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन जो आपके माइंड को रिलैक्स कर रहा है, राइट। तो मसल रिलैक्सेशन भी एक टेक्निक होती है विद इन द रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स दे यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो जब आप एक लंबी सी डीप ब्रेथ लेते हो तो भी आप ऑब्जर्व करोगे कि दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी, फ्रॉम योर स्टमक, राइट। और फिर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर वो आपके चेस्ट तक आता है। तो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम योर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड स्लोली इट प्रोग्रेसेस अप टू योर फेशियल मसल्स, ठीक है। तो जो आपके फेस के मसल्स हैं धीरे धीरे वो वहाँ तक पहुँचता है इन अ वे कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाती है। सो दिस इज़ अबाउट योर रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो कभी भी यार आपको प्रैक्टिकली ये टेक्निक्स अप्लाई करके देखनी है तो आप करो, बिकॉज ओनली देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर, और तभी आप कॉन्सेप्ट समझोगे इन टेक्निक्स को। और एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो लिखने में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी नहीं, राइट। तो दिस इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ टेक्निक इज़ योर मेडिटेशन प्रोसीजर्स। अब मेडिटेशन प्रोसीजर्स में क्या होता है वो भी समझ लेते हैं, राइट। तो जो आपके मेडिटेशन प्रोसीजर्स होते हैं, मेडिटेशन प्रोसीजर्स में आप सबने नाम तो सुना ही होगा मेडिटेशन का, है ना। क्या होती है मेडिटेशन? तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज़ ये लर्नड टेक्निक्स का एक सीक्वेंस होता है। अब कैसी टेक्निक्स लर्न करा जाता है? कुछ ऐसी टेक्निक्स को लर्न कराया जाता है जिसकी मदद से आप अपनी अटेंशन को फिर से रीफोकस कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि हम अगर स्ट्रेस में होते हैं तो वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन, राइट। क्लास में अगर आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है कि यार टीचर अगर मेरे बंक करे हुए क्लास को पकड़ लेगी तो क्या होगा, तो आप जो उस मोमेंट पे क्लास में चल रहे हो उस पर फोकस नहीं कर पाते, राइट। तो मेडिटेशन प्रोसीजर्स क्या होते हैं? वो एक सीक्वेंस होता है लर्नड टेक्निक्स का दैट हेल्प्स यू टू रीफोकस योर अटेंशन, राइट। और आपका जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें आपको वो लेके आते हैं। तो अब मेडिटेशन प्रोसीजर्स कैसे होते हैं? कॉन्सेंट्रेट करना किसी एक चीज़ पर, राइट, कॉन्सेंट्रेशन से। तो जो मेडिटेटर है जब वो किसी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करता है, मेडिटेट करता है, तो वो उसके आसपास इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में अनअवेयर हो जाता है। तो उससे क्या मदद मिलती है कि उसका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा बहुत जो है डिक्रीज़ होने लगता है, बिकॉज नाउ द पर्सन इज़ लिटिल बिट इन अ डिफरेंट जोन, इन अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड, राइट। बट अगेन ये जो डिफरेंट टेक्निक्स है, ज़रूरी नहीं कि सारी टेक्निक्स सब पे अप्लाई हों, ठीक है। हो सकता है कि आपके लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स बेस्ट काम करती हो और किसी और के लिए मेडिटेशन प्रोसीजर बेस्ट काम करते हो, राइट। तो ये हो गई दो टेक्निक्स जो हमने डिस्कस की। द थर्ड टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। अब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि देखो, बेसिकली क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि सब्जेक्टिव है काफ़ी ज़्यादा।
अब सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव मतलब इट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। हो सकता है कि आप जिस लेवल की विजुअलाइजेशन कर सकते हैं किसी भी इवेंट की, किसी भी फिनोमिनन की, कोई और उस लेवल की विजुअलाइजेशन ना कर पाए, राइट? और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यूजुअली कैसे होती है? इट यूजेस इमेजिनेशन, इट यूजेस इमेजरी। जब हम आंखें बंद करके मन में कुछ इमेजिन करते हैं, कोई इमेज अपने मन में लाते हैं, राइट? बट क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने मन में इस चीज़ के इमेजरी करने लग गए कि जो मून है उसको उतार के मैं अपनी बॉटल में बंद कर लूँ। दैट इज़ नॉट अ रियलिस्टिक गोल। वो तो नहीं हो सकता है ना, मून को आप उतार के अपनी किसी बॉटल में या डब्बे में बंद नहीं कर सकते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यू सेट रियलिस्टिक गोल्स, क्योंकि रियलिस्टिक गोल्स होंगे तो वो गोल्स अचीव होंगे, और गोल्स अचीव होंगे तो आपका जो है कॉन्फिडेंस वो बढ़ेगा, राइट? और विजुअलाइजेशन आसानी से जब हो पाती है जब आपका माइंड थोड़ा सा शांत हो, आपकी आइज़ क्लोज्ड हो, आपकी बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो, तो तब आप में वो एनर्जीज आती हैं कि आप चैन से बैठ के अपना जो है विजुअलाइज कर सको चीज़ों को, इमेजरी को, और इमेजिनेशन कर सको, राइट? द नेक्स्ट टेक्निक दैट वी विल डिस्कस इज ऑफ एक्सरसाइज। ये तो सबने सुना होगा एक्सरसाइज क्या होती है, राइट? बट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्यों होती है? एक्सरसाइज बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट आउटलेट है फॉर योर फिजियोलॉजिकल अराउजल, जो कि स्ट्रेस के दौरान होता है। तो हमने स्ट्रेस के रिस्पॉन्सेज पढ़े थे, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी होते हैं, बट उसमें से एक रिस्पॉन्स जो हमने लास्ट ही वीडियो में कवर किया था वो फिजियोलॉजिकल भी था, राइट? कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी आते हैं स्ट्रेस में। तो उन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के साथ डील करने के लिए एक्सरसाइज बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, राइट? और अगर रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज की जाए तो आपका जो हार्ट है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, जो लंग्स का फंक्शन है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है, आपकी बॉडी में जो फैट कंटेंट है वो भी रिड्यूस होता है, और ओवरऑल जो आपका इम्यून सिस्टम है वो और भी ज़्यादा हेल्दी होता है और भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ना देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ एक्सरसाइजिंग, ठीक है? सबके लिए डिफरेंट हो सकता है किसी के लिए डांस इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, या फिर रनिंग, या सिंपली वॉकिंग, या साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, कोई स्पोर्ट खेलना। सो एक्सरसाइज अगेन एक सब्जेक्टिव थिंग है, हर इंसान के लिए वेरी करता है कि उनको कैसी एक्सरसाइज करनी है, राइट? थोड़ा सा मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू विद कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स, राइट? ठीक है, तो हमारी जो कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स हैं इस पर बेस्ड एक थेरेपी भी होती है जिसको हम CBT बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। बट करेंटली हम टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, राइट? इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन ट्रेनिंग दी जाती है ना। व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन टेक्निक, है ना? बड़े भारी से शब्द यूज़ कर दिए सडनली। तो इनॉक्यूलेट करने का मतलब होता है बूस्ट करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि वैक्सीन्स जो हैं हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं सो दैट दे कैन फाइट अगेंस्ट द एक्सटर्नल वायरसेस। सिमिलरली ये जो कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स हैं वो हमारी बॉडी को, हमारी जो बॉडीली रिसोर्सेज हैं, हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, उसको इनॉक्यूलेट करती हैं, यानी कि उनको बूस्ट करती हैं ताकि वो सारे रिसोर्सेज स्ट्रेस के अगेंस्ट लड़ सकें, स्ट्रेस के अगेंस्ट फाइट कर सकें, राइट? अब ये टेक्निक किसने डेवलप की थी? दिस टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय माइशेनबॉम। सो आई विल राइट द स्पेलिंग, ठीक है? सबके लिए इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है और इसकी स्पेलिंग भी थोड़ी सी आपको जो है याद करनी पड़ेगी। तो MEICHENBAUM ये है स्पेलिंग। एंड इस पर्सन ने जो है ये कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स को डेवलप किया था सबसे पहले, राइट? तो बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स में होता क्या है? जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स में तो क्या हो रहा था कि हम लोग डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, है ना? मेडिटेशन में हो रहा था हम फोकस करें किसी एक चीज़ पे। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में इमेजरी का यूज़ हो रहा था, इमेजिनेशन का यूज़ हो रहा था। एक्सरसाइज में बॉडीली फंक्शंस का यूज़ हो रहा था, राइट? Cognitive behavioral techniques में basically we try to replace our negative thoughts and our irrational thoughts with positive and rational thoughts, ठीक है? तो जो हमारे मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आती रहती है कि यार फेल हो गए तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, यू नो। अगर आपने हिंदी में नहीं, अंग्रेज़ी मीडियम जो एक इंग्लिश है, एक मूवी है अंग्रेज़ी मीडियम बहुत पहले आई थी, अगर वो देखी होगी तो उसमें जो लीड कैरेक्टर, फीमेल लीड कैरेक्टर थी, शी वॉज इनटू अ लॉट ऑफ नेगेटिव एंड इरेशनल थॉट्स की एक
नेगेटिव इवेंट हुआ, फिर बस वो नेगेटिव इवेंट को ओवरथिंक करते रहना, राइट, एंड लीडिंग अप टू अ लॉट ऑफ कंक्लूजन्स। तो बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स में हमारी जो नेगेटिव थॉट्स होती है, इरैशनल थॉट्स होती है, उनको रिप्लेस किया जाता है बाय पॉजिटिव थॉट्स एंड बाय रैशनल थॉट्स। रैशनल थॉट्स मतलब जो रियलिटी से सिंक्ड हो, रियलिटी से रिलेटेड हो, ठीक है। अब कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स में 3 मेन फेजेस होते हैं ना। व्हाट आर दीज 3 मेन फेजेस विद इन कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स? सो लेट अस डिस्कस देम, ठीक है। अब पहला फेज जो कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स में होता है वो होता है असेसमेंट का, ठीक है। ए लिख रही हूँ मैं, असेसमेंट। असेसमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारी जो भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमको स्ट्रेस हो रहा है, उस प्रॉब्लम के नेचर के बारे में डिस्कस किया जाता है और उस प्रॉब्लम को एक ऐसे व्यू पॉइंट से देखा जाता है ताकि जो पर्सन वो प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहा है उसको कैसा फील हो रहा है उस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करते हो। तो बेसिकली वी सी दैट प्रॉब्लम फ्रॉम द लेंस ऑफ द पर्सन एक्सपीरियंसिंग इट, ठीक है। अब क्योंकि हो सकता है कि एक एग्ज़ाम आपके लिए प्रॉब्लम हो और आपके फ्रेंड के लिए वो एग्ज़ाम प्रॉब्लम ना हो, तो अगर वो फ्रेंड के नज़रिए से हम उस एग्ज़ाम को देखेंगे तो हमें तो लगेगा कि कोई इशू ही नहीं है, राइट। तो हमें उस प्रॉब्लम को आपके ही नज़रिए से देखना पड़ेगा। तो सिमिलरली कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स का जो पहला फेज़ है वो होता है असेसमेंट का। तो उसमें हम नेचर डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम की सबसे पहले कि भाई किस टाइप का प्रॉब्लम हो रखा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है जिसकी वजह से स्ट्रेस हुआ, और उसके बाद हम उसी प्रॉब्लम को उस क्लाइंट या उस पर्सन के व्यू पॉइंट से देखते हैं जो उस प्रॉब्लम को करंटली एक्सपीरियंस कर रहा है या कर रही है, राइट। फिर सेकंड टेक्निक जो आती है कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स में वो होती है स्ट्रेस रिडक्शन की। अब एक बार जब हमने असेस कर लिया कि नेचर क्या है प्रॉब्लम की और वो इंसान को कैसा फील हो रहा है उस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करते हुए, देन व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ वी ट्राई टू लर्न द टेक्निक्स बाय विच वी कैन रिड्यूस दैट स्ट्रेस, ठीक है। आइदर बाय विच वी कैन रिड्यूस दैट स्ट्रेस और मैनेज दैट स्ट्रेस। तो हम कोशिश करते हैं कि या तो हम उस स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकें या एटलीस्ट हम उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। तो यूजुअली क्या टेक्निक यूज़ होती है, रिलैक्सेशन की। यूजुअली कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स में रिलैक्सेशन की टेक्निक्स को भी एम्प्लॉय किया जाता है। और जो थर्ड फेज़ है कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स का वो है एप्लीकेशन। देखो सबसे पहले हमने असेसमेंट कर लिया, ठीक है, हमने जान लिया कि प्रॉब्लम क्या थी। फिर सेकंड फेज़ में हमने स्ट्रेस रिडक्शन के लिए कुछ टेक्निक सीख ली। अब थर्ड फेज़ होता है एप्लीकेशन का कि जो टेक्निक सीखी थी अब उनको रियल लाइफ में अप्लाई करो और अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करो, राइट। तो ये हो गई आपकी कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था एंड इट वॉज नेसेसरी दैट यू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स है वो डिस्कस कर लिए। द लास्ट वन दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज़ बायो फीडबैक। अब बायो फीडबैक क्या होता है? बेसिकली एक प्रोसीजर होता है टू मॉनिटर एंड रिड्यूस द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। तो जैसे कि एक्सरसाइज वॉज रिलेटेड टू योर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस, सिमिलरली बायो फीडबैक भी एक ऐसा ही प्रोसीजर है जो आपका जो स्ट्रेस की वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस आते हैं, उनको मॉनिटर करता है और उनको रिड्यूस करता है, द प्रोसेस ऑफ बायो फीडबैक, राइट। अब कैसे होता है ये, राइट? हाउ डज इट मॉनिटर द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस? सो व्हाट हैपन्स इज it basically this process provides a feedback about your current physiological activity कि आपकी जो current physiological activity है, जैसे कि आपके lungs का function, आपके heart का function, आपका blood pressure कैसा चल रहा है, आपका digestive system कैसा चल रहा है, वो जो सारे आपके physiological processes होते हैं body में, उनका जो current phenomenon है उसके बारे में फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, राइट। एंड यूजुअली इट इज़ ऑल्सो अकम्पनीड बाय रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो ये जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमने सबसे पहले डिस्कस की थी, ये मोस्टली हर एक टेक्निक में इन्वॉल्व हो ही जाती है। जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स में भी ये इन्वॉल्व थी, सिमिलरली बायो फीडबैक टेक्निक में भी ये इन्वॉल्व है। तो बायो फीडबैक में सिंपल सी चीज़ है, होता क्या है कि पहली बात ये एक प्रोसीजर है टू मॉनिटर योर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, right. Secondly, it tries to reduce those physiological responses and aspects of stress. थर्ड क्या है, ये एक फीडबैक प्रोवाइड करता है टू योर बॉडी अबाउट योर करंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। और फोर्थ क्या है, दैट इट ट्राइज टू sort of manage that physiological response with the help of relaxation techniques. अब बायो फीडबैक की भी
3 स्टेजेस होते हैं. नाउ व्हाट आर दीज 3 स्टेजेस? पहली स्टेज है एक अवेयरनेस डेवलप कराना. किस चीज़ की अवेयरनेस है ना? इट हेल्प्स इन डेवलपिंग अवेयरनेस ऑफ योर पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. कि स्ट्रेस की वजह से क्या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया है उसकी अवेयरनेस होना. कि हो सकता है स्ट्रेस की वजह से आपका जो हार्ट रेट है उसमें इंक्रीज़ आ गया, तो ये आपका एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, तो इसका अवेयरनेस डेवलप होना ज़रूरी है कि हुआ क्या है स्ट्रेस की वजह से. सो द फर्स्ट स्टेज इज डेवलपिंग एन अवेयरनेस ऑफ व्हाट पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैज़ टेकन प्लेस. द सेकेंड स्टेज इज़ लर्निंग द वेज टू कंट्रोल दैट बिहेवियर. कि क्या तरीके हैं जिससे मैं अपने हार्ट रेट को अंडर कंट्रोल ला सकती हूँ, राइट, या फिर नॉर्मलाइज कर सकती हूँ उसकी फंक्शनिंग. सो वी लर्न द वेज टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स इन अ वेरी क्वाइट कंडीशन. यूजुअली इट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ रिलैक्सेशन. और थर्ड जो स्टेज है बायोफीडबैक की, उसमें इन्वॉल्व होता है टू ट्रांसफ़र दैट पर्टिकुलर कंट्रोल इनटू कंडीशंस ऑफ एवरीडे लाइफ. जो कंट्रोल करना हमने सीखा था सेकेंड स्टेज में, उसको अपनी एवरीडे लाइफ का हिस्सा बना लें, ताकि जो एवरीडे स्ट्रेसर्स हमको डिस्टर्ब करते हैं वो हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस तक ना पहुँचें और उससे पहले ही हम उनको कंट्रोल कर लें या फिर मैनेज कर लें. तो ये है आपका बायोफीडबैक का प्रोसीजर, राइट. I hope that you have understood these particular stress management techniques properly. नहीं कुछ समझ आता है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, राइट. तो चलो अब we'll move forward. Now we are going to discuss something very important, that is promoting positive health and well-being. हमने ये तो देख लिया कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं, राइट. बट इट इज़ ऑलवेज सेड कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर. कि एक बार स्ट्रेस हो जाए उसके बाद उसको क्योर करना से बेटर है कि उस स्ट्रेस को प्रिवेंट ही किया जाए. तो हाउ कैन वी प्रिवेंट दैट स्ट्रेस? वी कैन प्रिवेंट दैट स्ट्रेस बाय प्रमोटिंग अ पॉजिटिव हेल्थ एंड अ वेलबींग सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट. आज आपका मेंटल हेल्थ डे भी है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर, राइट. तो उसमें भी हम इसी चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं कि अपने जो मेंटल हेल्थ है उसका ख्याल हर इंसान को रखना चाहिए. बर्नआउट की स्टेज तक रीच हो या कोई डिसऑर्डर डायग्नोज हो तब तक वेट नहीं करना चाहिए मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए. यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ बिकॉज चेंज बिगिंस विद अस. सो ऑन दिस नोट आई वुड ऑल्सो लाइक टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू टू प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड डीस्टिग्मेटाइज इट, राइट. तो चलो पढ़ाई पे वापस आते हैं. इनफ ऑफ दैट ज्ञान, ठीक है. उस ज्ञान के लिए और भी दिन पड़े हैं, बट कल पेपर है तो आज हम पढ़ाई करेंगे, राइट. तो प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग के अंदर 2 चीज़ें आती हैं. एक आता है कि स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी क्रिएट करना, और एक आता है कुछ ऐसी लाइफ स्किल्स सीखना जिसकी मदद से हम स्ट्रेस को प्रिवेंट कर सकते हैं और एक पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं. तो ये 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है. पर्सनालिटी जो स्ट्रेस रेजिस्टेंट ही हो, जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंडर भी स्ट्रेस मैनेज करना आए, और कुछ ऐसी लाइफ स्किल्स जो हमको हेल्प करें अपने एवरीडे स्ट्रेसर्स को मैनेज करने में और पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करने में. सो फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट योर स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी. SRP करके मैंने इसका छोटा सा शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, ठीक है. स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी. अब ये स्टडीज़ किसने की है, ठीक है. स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी पे जो भी स्टडीज़ हुई हैं वो किसने की है? सो दीज स्टडीज़ हैव बेसिकली बीन डन बाय कोबासा, KOBASA, ठीक है. पार्डन माई हैंड राइटिंग जो कि अभी बड़ी गंदी आ रही है, राइट. सो जो स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी है उस पर काफ़ी सारी स्टडीज़ की है कोबासा ने. एंड कोबासा की जो स्टडीज़ है वो ये शो करती है कि जिन लोगों में हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस होता है लेकिन लो लेवल्स ऑफ इलनेस होता है, यानी कि जिन लोगों के एटमॉस्फेयर में हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस प्रेजेंट है और उनका स्ट्रेस लेवल्स अगर मेजर किए जाएं तो वो भी हाई हैं, बट जो इलनेस है उनके अंदर वो लो है, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है स्ट्रेस का वो लो है. तो स्टडीज़ जो कोबासा की उन्होंने ये शो किया है कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं बट लो लेवल्स ऑफ इलनेस होते हैं, वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं. दे शेयर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, और इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला गया है पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ हार्डीनेस. क्या बोला गया इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को? प्लीज़ राइट इट डाउन. दे हैव बीन नोन एज पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ हार्डीनेस, ठीक है. अब ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज 3 C's, क्योंकि तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो C लेटर से ही स्टार्ट होते हैं, तो वी कैन ऑल्सो कॉल देम 3 C's.
अब ये कौन से हैं? सबसे पहला है कमिटमेंट, ठीक है, फिर दूसरा है कंट्रोल और तीसरा है चैलेंजेस। तो जो ऐसे लोग होते हैं, कोबासा की स्टडी ने ये शो किया है कि जो ऐसे लोग होते हैं जिनमें हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस हो बट लो लेवल ऑफ इलनेस हो, वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं आपस में। दीज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ हार्डीनेस, जिनको हम 3 C's भी बोलते हैं। व्हाट आर दीज 3 C's? दीज 3 C's आर कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज, ठीक है, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। तो एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट बेसिकली क्या होता है, और ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी वाले लोगों की ही कर रहे हैं, मतलब जिनको स्ट्रेस तो है बट उसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो नहीं है, दैट मीन्स दे आर स्ट्रेस रेजिस्टेंट, है ना। तो कमिटमेंट का मतलब क्या हुआ? कमिटमेंट टू वर्क, कमिटमेंट टू फैमिली, कमिटमेंट टू हॉबीज़, कमिटमेंट टू देयर सोशल लाइफ। तो द पीपल हु हैव अ स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी, दे शो अ सॉर्ट ऑफ अ कमिटमेंट टू देयर वर्क। वो ऐसा नहीं करेंगे कि भाई मतलब कल करे सो परसों, परसों करे सो तरसों, राइट? दे विल नॉट डू दिस, कि दे विल नॉट कीप ऑन पोस्टपोनिंग देयर वर्क। दे हैव अ कमिटमेंट टू देयर वर्क, दे हैव अ कमिटमेंट टू देयर फैमिली, दे हैव अ कमिटमेंट टू द हॉबीज़, दे हैव द सोशल लाइफ दे हैव, राइट? तो एक कमिटमेंट होता है उन लोगों के अंदर जो स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी जिनकी होती है। अब देखो इस चीज़ को हम इससे भी लिंक कर सकते हैं कि इफ़ दे आर हैविंग एंड शोइंग अ कमिटमेंट टूवर्ड्स एवरीथिंग इन देयर लाइफ, तो ऐसी सिचुएशंस ही नहीं आएगी जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस हो सके, राइट? यूजुअली स्ट्रेस कैसे होता है कि हमारे सोशल रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या फिर हमारे एग्ज़ाम्स थे और हमने उसके लिए पढ़ाई नहीं की, राइट? या फिर हमारा जो अगर वर्किंग है कोई, तो वर्किंग है तो डेडलाइंस मीट नहीं की, देन वी गेट स्ट्रेस यूजुअली, राइट? यूजुअल कंडीशंस में। सो जो स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनका पहला कॉमन जो पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ हार्डीनेस है या जो 3 C है वो है कमिटमेंट। फिर सेकंड है कंट्रोल। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कंट्रोल? दे हैव अ सेंस ऑफ पर्पस एंड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन इन देयर लाइफ। तो उन लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कंट्रोल है कि भाई अगर अभी फ़ोन यूज़ नहीं करना तो मतलब फ़ोन यूज़ नहीं करना। आई हैव अ सेंस ऑफ पर्पस, आई हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन दैट आई नीड टू फॉलो, दिस इज़ व्हाट दे थिंक, राइट? उनके मन में ये होता है कंट्रोल का सेंस कि मेरे पास एक पर्पस है, मेरे पास एक डायरेक्शन है लाइफ में जो मुझे फॉलो करनी है, राइट? तो ये अगेन एक और कैरेक्टरिस्टिक हो गया जो स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी वाले लोग शेयर करते हैं। और थर्ड जो है वो है चैलेंज का। व्हाट डू वी मीन बाय चैलेंज? The stress resistant personality people, those who have a stress resistant personality, they see the changes in their life as normal and as positive rather than seeing them as a threat. तो यूजुअली क्या होता है कि देखो हमारी लाइफ में अगर कोई चेंज आता है, जैसे मुझे अगर वन सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट होना है कम्प्लीटली, मे बी क्योंकि मेरा कॉलेज वहाँ पे है या मेरा वर्किंग यूनिवर्सिटी वहाँ पे, अगर मुझे शिफ्ट होना है तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज होगा। एंड नेचुरल है कि उस चेंज को मैं एक बड़ा डरावना सा चेंज देखूंगी कि भाई वहाँ पे नए फ्रेंड्स कैसे बनेंगे, वहाँ पे खाने पीने की जगह कौन सी होगी, कैसे ट्रैवल होगा, मुझे रास्ते नहीं पता। सो इट विल स्केयर मी, इट विल स्ट्रेस मी आउट। वो मैं उसको एक पॉसिबली एक थ्रेट की तरह देख सकती हूँ, राइट? बट जिन लोगों की स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी होती है वो ऐसे चेंजेस को एज अ चैलेंज लेते हैं, वो ऐसे चेंजेस को पॉजिटिव तरीके से लेते हैं और ऐसे चेंजेस को वो नॉर्मल मानते हैं एज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ रादर दैन सीइंग देम एज अ थ्रेट। तो वो उसे एक चैलेंज लेते हैं जिनको उसे ओवरकम करना होता है, ठीक है? तो वो उनसे डरते नहीं है, रादर दे फाइट विद इट, दे फाइट विद दैट पर्टिकुलर चेंज दैट हैज़ टेकन प्लेस एंड दे सी दोज चेंजेस एज नॉर्मल, राइट? सो दिस वॉज अबाउट योर स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी। जिनकी स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी उनको ऑटोमेटिकली ही क्या हो रहा है, पॉजिटिव हेल्थ प्रमोट हो रही है, एक वेल बींग प्रमोट हो रही है। तो आई होप आपको ये 3 C's क्लियर हैं। वंस अगैन, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंजेस, राइट? और हार्डीनेस, कई लोगों का सवाल होगा भाई हार्डीनेस का मतलब क्या होता है? आपने बोला था कि जो पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ हार्डीनेस बोलते हैं हम इन 3 C's को। हार्डीनेस का मतलब बेसिकली होता है, हार्डीनेस एक सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं अबाउट वन सेल्फ, अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट हाउ दीज टू थिंग्स आर इंटरेक्टिंग, ठीक है? तो हम सबके बिलीव्स होते हैं, राइट? कि वी ऑल हैव आवर बिलीव्स अबाउट आवर ओन सेल्व्स, we all have our beliefs about how the world functions and we all have a belief about how we interact with this world. तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं हार्डीनेस, ठीक है? a set of beliefs about oneself, about the world and about how these both things interact with each other, right? चलो,
सो वी हैव कवर्ड दिस पार्ट. अब बात करते हैं लाइफ स्किल्स की. लाइफ स्किल्स क्या होते हैं? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है. असर्टिवनेस है, टाइम मैनेजमेंट है, रैशनल थिंकिंग है, इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप्स, सेल्फ केयर एंड ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स. ठीक है, तो सबसे पहले असर्टिवनेस डिस्कस करेंगे. असर्टिवनेस बेसिकली क्या होता है? असर्टिवनेस एक स्किल है जो आपको हेल्प करती है टू कम्युनिकेट क्लियरली, कॉन्फिडेंटली. ठीक है, दो चीज़ें हैं कि आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएँ, कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाएँ अपनी फीलिंग्स, अपनी नीड्स, अपनी वांट्स और अपने थॉट्स. ठीक है, तो बेसिकली असर्टिवनेस को एक एबिलिटी माना जाता है, एक स्किल माना जाता है, एन एबिलिटी टू से नो टू अ रिक्वेस्ट बट नॉट बीइंग रूड एट द सेम टाइम. तो नो तो बोलना किसी भी रिक्वेस्ट को कि आप अगर कुछ नहीं करना चाह रहे तो यू असर्टिवली से नो. असर्टिवली सेइंग नो डजंट मीन कि रूडली बोल दो कि नहीं मुझे नहीं करना. ठीक है, आपके पेरेंट्स ने बोला बेटा चाय बना के दे दो, नहीं मुझे नहीं वो करना. ठीक है, वो तो रूड हो गया. असर्टिवनेस एक इसीलिए स्किल है बिकॉज इट इज़ द एबिलिटी टू से नो टू अ रिक्वेस्ट और टू स्टेट एन ओपिनियन विदाउट बीइंग सेल्फ कॉन्शियस. कभी कभी क्या होता है कि अगर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में कुछ किसी बात पे डिबेट हो रही है तो अपना ओपिनियन स्टेट करने से कई लोग पीछे हट जाते हैं बिकॉज दे बिकम कॉन्शियस ऑफ देमसेल्व्स कि यार पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, दूसरे लोगों की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए, राइट. But assertiveness is that skill which helps you to communicate clearly, which helps you to communicate confidently about all your feelings, your needs, your thoughts, your wants, right? It is the ability to say no to a request. It is the ability to state any opinion that you have. It is the ability to express your emotions openly. ठीक है, emotions wide variety के होते हैं. ठीक है, सिर्फ रोना ही emotion में count नहीं होता. So this is the skill of assertiveness, which is a very important life skill that will help you to promote a positive health and well-being. फिर आ जाता है भाई टाइम मैनेजमेंट का लाइफ स्किल, जिसमें मैं तो बहुत पुअर हूँ, राइट. आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, डू टेल मी इन द कमेंट्स आप लोग कैसे हो टाइम मैनेजमेंट के स्किल में, बिकॉज आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू मैनेज टाइम समहाउ. ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि इट बेसिकली हेल्प्स यू टू लर्न हाउ टू प्लान योर टाइम. ठीक है, एंड डेलीगेट द डिफरेंट टास्क. अगर आपने अपना टाइम अच्छे से प्लान कर रखा है, हर एक टास्क को एक पर्टिकुलर स्लॉट में डिवाइड कर रखा है, तो देर आर चांसेस दैट यू विल मीट योर डेडलाइंस एंड हेंस यू विल नॉट बी स्ट्रेस्ड. ठीक है, स्ट्रेस का जो एक्सपोजर है, स्ट्रेस के टूवर्ड्स जो लाइकलीहुड है वो थोड़ा कम हो जाएगा बिकॉज नाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, राइट. अब टाइम मैनेजमेंट का एक सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है? A central principle of time management is that spend time doing the things that you value or which are helping you achieve your goals. अब अगर आप माइंडलेसली इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करे जा रहे हैं तो आपका जो भी गोल है उसको अचीव करने में तो वो चीज़ हेल्प नहीं कर रही है, राइट. या फिर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है वो चीज़, अनलेस आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आप वो स्क्रॉल करने से कोई कंटेंट आइडिया जनरेट कर रहे हो, राइट. तो देयरफॉर टाइम मैनेजमेंट का एक सेंट्रल प्रिंसिपल यही है कि यू शुड स्पेंड टाइम डूइंग द थिंग्स विच यू एक्चुअली वैल्यू, या फिर जो आपको आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे. सो आई विल ऑल्सो ट्राई फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कि थोड़ा कॉन्शियस यूज़ हो टाइम का, एंड आई एनकरेज यू ऑल ऑल्सो टू ट्राई. ठीक है, लेट अस ट्राई टुगेदर, है ना. और नेक्स्ट चीज़ आती है रैशनल थिंकिंग. रैशनल थिंकिंग क्या होता है इसके बारे में हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं. बेसिकली रैशनल थिंकिंग में क्या चीज़ आती है कि देखो जैसा आप सोचते हो और जैसा आप महसूस करते हो वो दोनों बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, राइट. द वे यू थिंक एंड द वे यू फील. अगर आप थिंक ही नेगेटिव कर रहे हो तो आपका फीलिंग्स भी कुछ ज़्यादा पॉजिटिव तो होगा नहीं किसी के टूवर्ड्स, राइट, नेगेटिव ही होगा. सो थिंकिंग एंड फीलिंग आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. तो रैशनल थिंकिंग में बेसिकली क्या एम्फेसिस किया जाता है? एम्फेसिस ये किया जाता है कि जो आपकी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, जो कि यूजुअली जब लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो उनके मन में नेगेटिव थॉट्स आती है, नेगेटिव इमेजेस आती हैं पास्ट से, और इरेशनल थॉट्स आने लग जाती हैं. मतलब ऐसी थॉट्स जो रियलिटी से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, जो कभी हुई नहीं बट स्टिल वो इमेजिन करने लगे उन चीज़ों को. तो रैशनल थिंकिंग में क्या अटेम्प्ट किया जाता है? इट इज़ an attempt is made to deal with these distorted thoughts, to challenge these distorted thoughts and these irrational beliefs, ताकि हम उन नेगेटिव एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स में से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स निकाल के एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड बना पाएँ. तो रैशनल थिंकिंग इज़ ऑल अबाउट मेकिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आउट ऑफ द नेगेटिव एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स. ठीक है,
फिर नेक्स्ट लाइफ स्किल है इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स. अब इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स बहुत ज़रूरी है. यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स. फ्रेंड्स होते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, पेरेंटल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, कज़न्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, राइट. बहुत सारे रिलेशंस होते हैं हमारी लाइफ में. एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ रिलेशनशिप इज़ कम्युनिकेशन. ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई कैन नॉट एम्फसिस, क्योंकि जो बॉलीवुड है उसने तो रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन की जगह ही ख़त्म कर दी है, राइट. उसमें तो बोला जाता है कि तुम्हें मैं बोलूँ ही ना फिर भी तुम्हें समझ जाना चाहिए मैं क्या बोल रही हूँ, राइट. दैट इज़ अ वेरी 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 रॉन्ग आइडिया. कोई मैजिशियन तो है नहीं सामने वाला, राइट, कि आप नहीं बोलोगे और सामने वाला समझ जाएगा कि भाई आप क्या बोलना चाह रहे हो. देयर इज़ नो मैजिक हैपनिंग ओवर हियर. सो देयरफॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ साउंड एंड अ लास्टिंग रिलेशनशिप इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेट वॉट यू फील टू द अदर पर्सन. जो भी आपको फीलिंग हो रही है उसको कम्युनिकेट करो ऑनेस्टली, राइट. अब 3 असेंशियल स्किल्स आती हैं विद इन दिस इम्प्रूविंग रिलेशनशिप. ठीक है, पहली चीज़ आती है लिसनिंग टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. अब ऐसा नहीं है कि भाई खुद ही बोले जा रहे हो, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दिया. लिसन टू व्हाट द अदर पर्सन हैज़ टू से. उनका पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश करो, राइट. सेकेंड चीज़ क्या आती है कि एक्सप्रेस हाउ यू फील एंड व्हाट यू थिंक. अब एक बार ही आपने सामने वाले का पर्सपेक्टिव सुन लिया, देन यू ऑल्सो टेक योर चांस एंड एक्सप्रेस हाउ यू फील अबाउट अ सर्टेन इशू एंड व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट मोमेंट. और थर्ड जो स्किल आ जाती है वो आती है कि एक्सेप्टिंग द अदर पर्सनस ओपिनियंस एंड फीलिंग्स. ठीक है, अब एक्सेप्टिंग इज़ नॉट सेम एज यू नो ओबेइंग दैट थिंग. वो दोनों बहुत डिफरेंट हैं. यू कैन एक्सेप्ट समवन्स ओपिनियन और फीलिंग इवन विदाउट अग्रीइंग विद इट. ज़रूरी नहीं है कि आप उसके ओपिनियन या उसके फीलिंग के साथ अग्री करते हो, बट स्टिल यू कैन एक्सेप्ट इट. हाउ यू कैन एक्सेप्ट इट इज़ विद प्रैक्टिस, विद कॉन्शियस एफर्ट, कि भाई आप एक्सेप्ट करो उस सामने वाले इंसान का भी स्टैंड दैट दैट पर्सन इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल एंड हैज़ अ फ्रीडम ऑफ थॉट. तो देयरफॉर दैट पर्सन ऑल्सो हैज़ अ राइट टू थिंक इन अ सर्टन वे, टू मेक डिसीजंस इन अ सर्टन वे, राइट. तो इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स में ये 3 स्किल्स आपकी कवर हो जाती है. देन द नेक्स्ट स्किल इज़ ऑफ सेल्फ केयर, जो कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम मेंटल हेल्थ का ज्ञान दे रहे थे वहाँ पर भी डिस्कशन हुआ था. सेल्फ केयर बेसिकली क्या होता है कि भाई अपना ध्यान रखना. बिकॉज इफ़ यू विल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, इफ़ यू विल रिमेन हेल्दी, इफ़ यू विल रिमेन फिट एंड रिलैक्स्ड, तभी हम ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी टू डील विद एनी स्ट्रेसर दैट लाइफ अवेट्स अस. ठीक है, तो इट इज़ बेटर टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. ऐसा बोला भी जाता है ना कि अगर अपना कप भरा हुआ होगा, ओनली देन यू कैन पोर इन समवन एल्सेस कप. That means only if you have cared for yourself enough, only if you are mentally, emotionally and physically enough capable, only then you can cater to other people's needs. So self care is very important, right? फिर उसके बाद आता है ओवरकमिंग द अनहेल्पफुल हैबिट्स. अब कुछ हैबिट्स होती हैं जो हमारे लिए अनहेल्पफुल होती हैं. अनहेल्पफुल का क्या मतलब है कि उनका कोई रोल नहीं होता हमारी लाइफ में एक्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अदर स्ट्रेसर्स. तो अनहेल्पफुल हैबिट्स जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन, जैसे कि किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ को अवॉइड करते रहना बार बारी, राइट, या फिर परफेक्शनिज्म की कोई भी काम करना है तो बिल्कुल परफेक्शन से करना है, नहीं तो करना ही नहीं है, वो भी एक अनहेल्पफुल हैबिट है. भाई कोशिश तो करो करने की, चाहे जैसा भी हो, बट एटलीस्ट यू ट्राइड एट द एंड ऑफ द डे, राइट. So overcoming these unhelpful habits will also help an individual to promote positive health and to promote well-being. ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इन अनहेल्पफुल हैबिट्स को ओवरकम करने के लिए वर्क करना स्टार्ट करो. सो दिस वॉज द इंटायर डिस्कशन. स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी पे हमने पूरा डिस्कशन कर लिया. ठीक है, लाइफ स्किल्स जो डिफरेंट है, असर्टिवनेस, टाइम मैनेजमेंट, रैशनल थिंकिंग, इम्प्रूविंग रिलेशनशिप, सेल्फ केयर, ओवरकमिंग द अनहेल्पफुल हैबिट्स, उस पर भी हमने डिस्कशन कर लिया. नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, जो कि है फैक्टर्स एक्टिंग एज स्ट्रेस बफर्स. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस बफर की तरह काम करते हैं. स्ट्रेस बफर मतलब स्ट्रेस और हमारे बीच में आके एक बफर बन जाते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम स्ट्रेस. सबसे पहला आ जाता है आपका डाइट. जैसा कि सारे न्यूट्रिशनिस्ट भी बोलते हैं दैट यू मस्ट हैव अ हेल्दी डाइट. ठीक है, हेल्दी एंड अ बैलेंस डाइट. तो एक बैलेंस डाइट आपको ज़्यादा एनर्जी देती है, आपका मूड लिफ्ट करती है, आपके मसल्स को फीड करती है, ना कि आपके फैट को, राइट. सो इट फीड्स योर मसल्स, इट इम्प्रूव्स योर सर्कुलेशन.
आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्ट्रेंथन बनाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स अगर कोई स्ट्रेसेस आपके लाइफ में आते भी हैं तो आप बेटर इक्विप्ड होते हो उनके साथ डील करने के लिए, बिकॉज योर बॉडीली फंक्शंस आर वेरी गुड एंड दे आर फंक्शनिंग अप टू देयर ऑप्टिमम लेवल, राइट। तो डाइट हो गया। सेकंड है एक्सरसाइज, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन। फिर है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? अब देखो, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हर वक्त जो है आप पॉजिटिव थिंकिंग ही करते रहें, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब जो भी रियलिटी है उसका एक करेक्ट परसेप्शन रखना, नॉट लिविंग इन द फैंटेसी वर्ल्ड बट लिविंग इन द रियलिटी, ठीक है। लाइफ में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, एक सेंस ऑफ पर्पस होना, फिर कुछ हद तक एक्सेप्टिंग अदर पीपल्स ओपिनियन, ठीक है, टॉलरेटिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दैट अदर पीपल हैव, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कम्स अंडर पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट। देन टेकिंग अ क्रेडिट फॉर सक्सेस। अगर किसी चीज़ में आप सक्सेसफुल होते हो या फिर अच्छे मार्क्स लेके आते हो तो उस चीज़ का क्रेडिट लो। ये मत बोलो कि यार मैं तो लकी थी इसलिए मेरे अच्छे नंबर आ गए, या पेपर बड़ा इजी था इसलिए अच्छे नंबर आ गए। नो, यू टेक क्रेडिट, यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, सो टेक क्रेडिट, राइट। हाँ, चीटिंग की है फिर अच्छे नंबर आए हैं, देन टेकिंग क्रेडिट विल नॉट बी राइट, बट इफ़ यू हैव वर्कड हार्ड फॉर समथिंग देन टेक क्रेडिट फॉर योर सक्सेस, बट एट द सेम टाइम एक्सेप्ट द ब्लेम दैट यू कैन हैव फॉर द फेलियर एज वेल। कि अगर आपको पता है कि आपने पढ़ाई नहीं करी थी इसीलिए फेल हुए हो तो एक्सेप्ट इट, डोंट ब्लेम इट ऑन टू द आउटसाइड सर्कमस्टांसेस कि टीचर ने नहीं पढ़ाया, या फिर यू नो माइंड रिव्यू पे वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, नोट्स नहीं मिले सही से, या फिर पेपर बड़ा टफ था, या फिर मुझे उस वक्त बड़ा मतलब कुछ समझ ही नहीं आया क्या लिखूँ। तो डोंट ब्लेम इट ऑन द एक्सटर्नल थिंग्स। अगर फेलियर हुआ है तो लर्न टू एक्सेप्ट इट विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वर्क ऑन इट, कि अगली बार से क्या मिस्टेक मुझे नहीं करनी है वो देखो अब, ठीक है, कि आगे कैसे बढ़ना है वो देखो। फिर है बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज़। जो न्यू आइडियाज़ हैं वही पुरानी थॉट पे नहीं चलते जाना, जैसे चीज़ें हो रही है वैसी होने दो, बट बी ओपन टू न्यू आइडियाज़, हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। कोशिश करो कि अपने ऊपर जोक लेना सीखो, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जोक एंड ह्यूमिलिएशन, कि कौन आपके साथ जोक करने की कोशिश करे और कौन आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करे। यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू, बट यू ऑल्सो नीड टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर विद द एबिलिटी टू लाफ एट वन सेल्फ, ठीक है, वो होना चाहिए। कई लोगों का होता है कि दूसरों पर जोक बनाते रहते हैं, बट जैसे ही कोई उन पे जोक बना दे दे बिकम वेरी रूड, दे बिकम वेरी एरोगेंट और उनको बड़ा बुरा लगता है। बट यू शुड हैव दैट एबिलिटी टू बी एबल टू लाफ ऑन योर सेल्फ, राइट, विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट अ बफर बिटवीन यू एंड स्ट्रेस, ठीक है। फिर एक और है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट वो है आपका पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ पॉजिटिव थिंकिंग भी एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। अब देखो, दो तरीके के लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्ट भी होते हैं, पेसिमिस्ट भी होते हैं। ऑप्टिमिस्ट कौन होते हैं? ऑप्टिमिस्ट होते हैं जो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर रखी है प्रॉब्लम फोकस्ड और सारी चीज़ें हमने डिस्कस रखी थी, राइट। सो ऑप्टिमिस्ट डू नॉट फाइंड फॉल्ट्स इन व्हाट हैज़ नाउ हैपेंड, रादर दे लुक एट द प्रॉब्लम एंड दे ट्राई टू सॉल्व इट। दे लुक एट द स्ट्रैटेजीज बाय विच दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। दे सीक एडवाइस फ्रॉम अदर पीपल कि अब आगे कैसे बढ़ें, वो सोच होती है ऑप्टिमिस्ट पीपल की। वेयर एज पेसिमिस्ट दे एंटिसिपेट डिजास्टर ओनली, कि एक चीज़ गलत हो गई तो अब दुनिया में सारी चीज़ें गलत ही होगी मेरे साथ। दे डू नॉट फील कि वॉट नेक्स्ट कैन आई डू, या फिर वो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ नहीं करते, वो प्रॉब्लम को इग्नोर करने लग जाते हैं, या जो स्ट्रेस का मेन सोर्स है उसको इग्नोर करने लग जाते हैं। बट और फिर ऐसी स्ट्रैटेजीज़ अपनाने लग जाते हैं जैसे कि जो भी उनका गोल था उसी को गिव अप कर देना, राइट, या जिस भी चीज़ की वजह से स्ट्रेस हो रहा है उसको बिल्कुल डिसमिस कर देना अपनी लाइफ से। सो पेसिमिस्ट आर दीज पीपल, ठीक है। बट हमको क्या बनना है? पॉजिटिव थिंकिंग लेके ऑप्टिमिस्ट। और फिर लास्ट चीज़ जो आती है वो होता है सोशल सपोर्ट। अब सोशल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इट्स लाइक योर बैकबोन, ठीक है। कैसे? और पहली बात, सोशल सपोर्ट होता क्या है? इट इज़ दी अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल ऑन हुम यू कैन रिलाई। तो जो आपके फ्रेंड्स हैं, अगर हो सकता है किसी के लिए उनके फ्रेंड्स सोशल सपोर्ट हों, किसी के लिए उनके गार्डियन सोशल सपोर्ट हो, किसी के लिए उनके पेरेंट्स सोशल सपोर्ट हों, या सिबलिंग्स हों, या फिर कजन्स हों, राइट, या फिर कोई भी ह्यूमन हो जो उनके लिए एक सोशल सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। सो दीज आर द पीपल हु बेसिकली लेट अस नो दैट दे केयर अबाउट अस, दे वैल्यू अस, दे लव अस। फॉर सम पीपल इवन देयर पेट्स कैन बी अ बिग सोर्स ऑफ सोशल
सोशल सपोर्ट, राइट? सो इफ़ यू वांट टू टेल मी देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे कि हु इज़ योर सोशल सपोर्ट. And if nobody now, so try finding and making your social support, because it will really act as a buffer for you, right? It will really act as a buffer between you and your stress. ठीक है, तो ये हो जाती है सोशल सपोर्ट की बातें. नेक्स्ट चीज़, सोशल सपोर्ट को थोड़ा सा इलेबोरेट करना है. 3 तरीक़ों के सोशल सपोर्ट हो सकते हैं: टैंजिबल सोशल सपोर्ट, इंफॉर्मेशनल सपोर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट. अब टैंजिबल सपोर्ट क्या होता है? टैंजिबल सपोर्ट बेसिकली सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एड, कि जैसे अगर यू नो गिविंग सम काइंड ऑफ नोट्स, कोई अगर आपको नोट्स दे देता है क्लास में, ठीक है, या फिर मॉनेटरी हेल्प. तो टैंजिबल सपोर्ट इज़ बेसिकली एनी काइंड ऑफ मटेरियल एड लाइक मनी, या फिर कोई सर्विस ऑफर करना, कि किसी ने आपकी मसाज कर दी सर की, तो वो एक सोशल सपोर्ट हो गया आपके लिए. किसी ने आपको नोट्स ऑफर कर दिए क्योंकि आप कल की क्लास में एब्सेंट थे, वो एक टैंजिबल सोशल सपोर्ट हो गया आपके लिए. सो टैंजिबल सोशल सपोर्ट इज़ एनी काइंड ऑफ मटेरियल एड दैट यू आर प्रोवाइडिंग. इंफॉर्मेशन सपोर्ट क्या होता है? इंफॉर्मेशन सपोर्ट यूजुअली इज़ गिवन बाय योर फैमिली और बाय योर फ्रेंड्स. एंड इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है अबाउट हाउ यू कैन डील विद डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. तो कभी कभी होता है ना, हम एडवाइस लेने के लिए अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं, अपनी फैमिली के पास चले जाते हैं कि यार ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, नाउ व्हाट शुड आई डू. सो दे offer some kind of advice. So that is what they are offering, is a form of information support. They are offering you information about how you can deal with the difficult situations. ठीक है, तो और एक एग्जांपल क्या हो सकता है इंफॉर्मेशन सपोर्ट का, कि जैसे आपके जो जूनियर्स हैं उनको हेल्प कर देना कि एग्जामिनेशन का प्रोसीजर कैसे होता है बोर्ड्स का, ठीक है, वो एक इंफॉर्मेशन सपोर्ट हो सकता है. फिर होता है इमोशनल सपोर्ट. इमोशनल सपोर्ट जो है वो यूजुअली बहुत जो आपके क्लोज नेट ग्रुप में मेंबर्स होते हैं, आप क्लोज एकदम बेस्ट फ्रेंड्स, या फिर आपके एकदम जिनके भी आप क्लोज हो, वो लोग यूजुअली इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. और इमोशनल सपोर्ट में मतलब क्या होता है प्रोवाइड करने का? बेसिकली रीअश्योरिंग यू, ठीक है, आपको रीअश्योर करना दैट आई एम ऑलवेज विद यू, या फिर कि हम आपकी केयर करते हैं, हम आपकी वैल्यू करते हैं. बीइंग इमोशनली प्रेजेंट विद यू इज़ नोन एज सोशल इमोशनल सोशल सपोर्ट, राइट? सो ये 3 तरीके के सोशल सपोर्ट हो गए हैं आपके, टैंजिबल, इंफॉर्मेशन और इमोशनल. तो ये हो गए आपके सारे फैक्टर्स जो कि स्ट्रेस बफर्स की तरह एक्ट करते हैं. डाइट है, एक्सरसाइज है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव थिंकिंग है, सोशल सपोर्ट है. सोशल सपोर्ट के अंदर ही सोशल नेटवर्किंग भी आ जाती है, ठीक है, जो हम आजकल सोशल मीडिया से भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं. और सोशल सपोर्ट 3 तरीक़ों के होते हैं: टैंजिबल, इंफॉर्मेशनल एंड इमोशनल. ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. बट प्लीज़ ये बात सुन लो, छोटी सी है, अच्छा वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बट ओके. छोटी सी बात और है, वो ये है कि इस पूरे के पूरे चैप्टर के जो नोट्स हैं, वो हैंड रिटन नोट्स का जो PDF है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट. वो डिटेल्ड नोट्स हैं, तो वीडियो में हमने जो जो पॉइंट्स कवर किए हैं उसको डिटेल में उन नोट्स में और अच्छे से एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, टोटली NCERT बेस्ड. एंड फॉर ऑल द पीपल हु आर हैविंग देयर एग्जाम्स टुमारो, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. आई होप आप बहुत अच्छा करेंगे एंड रिजल्ट्स बताइएगा कैसे आए एंड हाउ डिड यू परफॉर्म इन योर एग्जाम्स. जैसा भी होगा आई एम श्योर यू विल गिव योर बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स गाइज. बहुत एफर्ट लगते हैं वीडियो क्रिएट करने में, तो मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप और सब्सक्राइब टू द चैनल. हैव अ वेरी वेरी गुड डे. बाय बाय.